बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सैयदा इकरा बुखारी सुबह सवेरे पाकिस्तान में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपके दिन का आगाज़ खूबसूरत और आपकी सुबह को तरोताज़ा बनाने के लिए आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में बड़ी मज़े की चीज़ें हैं और बड़े अच्छे सेगमेंट्स हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे और हम उस पर बातचीत करेंगे। और यकीनन आज बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक अहम शख्सियत से जो आपको माजी की बीती यादें ताज़ा करवा देगी। तो जब ये आपको यादें ताज़ा कराएंगे हम माजी की, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, थोड़ा सा सरप्राइज़ भी है आप लोगों के लिए, तो आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। तो सुबह सवेरे पाकिस्तान को देखते रहिएगा। जनाब, आज की अच्छी बात आपसे शेयर करते हैं। तो आज की अच्छी बात यह है कि ईमानदारी से काम करें। तरक्की याफ्ता कौमों में अगर देखा जाए तो बुनियादी नुक्ता सिर्फ यही है कि वहाँ का हर शहरी अपनी ज़िम्मेदारियों और अपने हुकूक को बखूबी जानता है, उससे आगाह होता है और ईमानदारी के साथ अपना काम करता है। क्योंकि उन कौमों ने तरक्की ही इसीलिए की है क्योंकि वो हर काम ईमानदारी के साथ करते हैं। और ईमानदारी सबसे ज़बरदस्त चीज़ और सबसे अव्वलीन तरजीह आपकी होनी चाहिए कि आप ईमानदारी के साथ काम करें। ईमानदार जो लोग होते हैं, लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, उनके पास अपनी अमानतें भी रखवाते हैं। तो इस तरह से अगर आप ईमानदारी के साथ हर काम करेंगे तो कामयाबी ज़रूर आपका मुकद्दर होगी और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो आज का हमारा जो अच्छी बात है और आज का आपने अहद करना है ये कि आप ईमानदारी के साथ काम करें, तभी आपको कामयाबी मिलेगी और हम तरक्की याफ्ता कौम बनेंगे और तरक्की याफ्ता मुआशरा हमारा जो है वो बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं अच्छे मौसम की, क्योंकि हम अगर अच्छी बातें करते हैं तो अच्छे मौसम की बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फॉग भी है और बड़ी ठंड बढ़ गई है। तो देखते हैं कि लाहौर का मौसम आज कैसा रहेगा। बागों के शहर लाहौर में महकमा मौसमियात का क्या कहना है। तो कम से कम दर्जा हरारत लाहौर का 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो लाहौर के बाद जो है जनाब इस्लामाबाद की हम बात करें तो इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 12 है और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस्लामाबाद का मौसम तो खुशगवार हो ही गया है। कराची की बात कर लेते हैं और कराची के मौसम में देखते हैं कि क्या बदलाव आया है, किस तरह से इंजॉय करेंगे लोग। तो कराची में कम से कम दर्जा हरारत 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बागों के शहर पेशावर का रुख कर लेते हैं कि पेशावर में मौसम कैसा रहेगा। तो कम से कम दर्जा हरारत पेशावर का रहेगा 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पेशावर के बाद रुख करते हैं कोयटा का। कोयटा का मौसम कैसा रहेगा। तो कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर की बात हो जाए तो आज़ाद कश्मीर में कम से कम दर्जा हरारत है 9 और ज़्यादा से ज़्यादा है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जनाब, कारोबार को वुसअत कैसे दी जाए, चैलेंजेस क्या क्या होते हैं और उनसे कैसे निपटा जाता है, इसी पर हम आज बात करेंगे। मलिका फूड्स के CEO और डायरेक्टर हैं फैसल मुबीन साहब। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। सर, पहले तो हमारे व्यूवर्स को बताइएगा अपने सफ़र के बारे में और ये भी बताइएगा कि मलिका फूड्स का कारोबार करने से पहले आप क्या करते थे, तालीम कहाँ से हासिल की और कैसे हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम फैसल है और बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंट। मैंने CA किया हुआ है और CA करने के बाद मैंने जो अपना जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आर्टिकलशिप की थी वो डेलॉयट एंड टूश में की थी और उसके बाद जो है मैं ग्रैंड थॉर्टन से एफिलिएट हुआ। दैन आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब इन AES, अमेरिकन कंपनी प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। दैन आई मूव टू पेप्सी, spent good 4 years as a general manager of finance. Then I moved to Shan, headed Shan as the chief operating officer, left Shan in 2016, then joined Mega and FOP as a group chief executive. They own different company
like Pioneer Cement, Halib, real estate and other businesses. In 2017, I left Mega and decided to start my own venture. The objective behind this entrepreneurship is to basically support the economy of Pakistan, to support unemployment. Though I'm in a senior position, work on a senior position, मेरी छोटी कम उम्र में ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है मुझे जो है शान में CEO बनाया और मैगन फोर्ब्स ने ग्रुप CEO बनाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बट मैंने चाहा कि मैं तो एक अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, लेकिन हमारे मुल्क बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी फैसल साहब आपने, लेकिन सारिफीन का दिल जीतने का कोई फार्मूला तो बताइएगा। उसमें देखें, आपकी जब इंटेंशन होती है अच्छी, जो मेरी पहले कारोबार करने की इंटेंशन हमारी यही थी कि मैं एक जॉब कर रहा था और मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह जब कंपनी बनाई है तो हमारे पास 350 मुलाजिम हैं। तो मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना, चाहे वो हमारे एम्प्लॉय हों, चाहे वो हमारे सप्लायर हो, चाहे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हो और मेनली सारिफीन हो। तो कंपनी बनाने का जो मलका फूड जो है जो वजूद में आई 2017 में जब मैंने मेगा छोड़ी और मलका फूड बनाया, तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव यही था कि कारोबार करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरा मकसद ये था कि हम पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करना चाहते हैं, इसीलिए हमारा फोकस जो था इंटरनेशनल मार्केट पे था। हमने स्टार्ट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका और कोरिया, इवन दुबई, सऊदीया, UK, यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया और पाकिस्तान में अपनी जो प्रोडक्ट है उनको इंट्रोड्यूस किया। तो दूसरा मकसद हमारा था। तीसरा मकसद ये था कि हमारा जो ब्रांड है मलका, बेसिकली मलका का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वी वांट टू अप्रिशिएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मदर, सिस्टर, वाइफ एंड डॉटर। माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, बहन, बीवी, बेटी, उनकी कुर्बानियाँ हैं। हमारा मुल्क जो पीछे रह गया उसकी वजह सबसे बड़ी है कि हमारी जो औरत है उसकी डेवलपमेंट का काम रुक गया है। किसी ने क्या खूब कहा कि मैन आर व्हाट देयर मदर मेक देम, इंसान वो होता है जो उसकी माँ को बनाती है। तो हमने कहा कि औरत जो माँ भी है, जो बहन भी है, जो बीवी भी है, जो बेटी भी है, उनकी कुर्बानी को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करना। दैट्स व्हाई वी टेकन द नेम मलका, द क्वीन ऑफ टेस्ट, कि हम हर घर की औरत को उसके अपने घर की मलका बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त आइडिया आपका मलका फूड्स का जो आपने नाम का बताया कि भाई आपने ख़वातीन को, माओ बहनों को इज्जत दी है। लेकिन स्टार्टअप कैसे था, बिजनेस का चैलेंजेस क्या क्या थे? देखिए, स्टार्टअप जब किया तो हमने जो तीसरा मकसद था वो यही था मलका का। चौथा मकसद था कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रीब्यूट करें, एंटरप्रेन्योरशिप को करें। जो चैलेंजेस आते हैं, ऑब्वियसली आपने स्टार्ट किया 2017 में और जिस कैटेगरी, फूड कैटेगरी में आप इंट्रोड्यूस अपने आप को कर रहे हैं, उस कैटेगरी में अगर आप रेसिपी की बात करें तो दो जो बिग जाइंट हैं, दे आर इन दिस बिजनेस फॉर मोर देन 40 ईयर्स एंड 50 ईयर्स। इवन जो हमारे सॉसेस हैं, सॉसिटो के अंदर जो केचप और चिली गार्लिक हैं, उसमें भी दो तीन बड़े प्लेयर हैं। तो चैलेंजेस तो हैं बिजनेस में, क्योंकि हमने जो हमारी मलका फूड की जो बर्थ है ऑलमोस्ट 18 मंथ्स, बट एवरी चैलेंज हैव द अपॉर्चुनिटी। अगर इफ़ यू थिंक डिफरेंट, हमने कहा कि हम जब आ रहे हैं आज 2017 में और कंपनीज जो हैं, एग्जिस्टिंग प्लेयर जो है 1971 से, कोई 1982 से हैं, तो वी हैव टू बी डिफरेंट, जिसको मार्केटिंग में हम कहते हैं पोजिशनिंग और USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो जब हमने इंट्रोड्यूस किया तो वी कम विद द फिलॉसफी ऑफ गिविंग रेसिपी विदाउट MSG एंड विदाउट ग्लूटेन। MSG स्टैंड फॉर मोनोसोडियम ग्लूटामेट, बेसिकली इसको अजीनोमोटो कहते हैं आम फहम ज़बान में। ये खानों में, ये इज़ अ टेस्ट इनहांसर, खानों में जायका लाता है, लेकिन इसके बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट हैं। तो अभी तो पाकिस्तान में बैन हो गया, जब 2017 में हमने लॉन्च किया था तो ये पाकिस्तान में उस वक्त बैन नहीं था। तो हमने कहा कि लोगों को, जो हमारे कंज्यूमर हैं, उनको एक ऐसी चीज़ दी जाए जो, बिकॉज आजकल हर बंदा जो हेल्थ कॉन्शियस है, ऐसी चीज़ जाए कि टेस्ट भी हो। फूड इज ऑल अबाउट टेस्ट, दैट्स व्हाई टेकन द नेम मलका, द क्वीन ऑफ टेस्ट। बट टेस्ट के साथ साथ हेल्थ को भी फोकस किया जाए। तो शुरू का चैलेंज ये था कि हाउ वी शुड बी बड़े शौकीन है फैसल साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला चैलेंज ये था कि हाउ वी हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम द बिग बॉयज, दे आर एग्जिस्टिंग इन दिस मार्केट फॉर ओवर 3 डिकेड और 4 डिकेड और 5 डिकेड्स। द सेकंड चैलेंज ये है कि हाउ यू हैव टू बी क्रिएट अ टॉप ऑफ द माइंड इन द कंज्यूमर साइड, कि आप कैसे अपने आप को पोजीशन करते हो। जो हमने बात की कि हमने हेल्दी प्लेटफॉर्म को यूज़ किया, हमने बात की, हमने पैकेजिंग और क्वालिटी बहुत प्रीमियम रखी, हमने जो है जो मसाले थे उसमें हमने इनोवेशन लाया। वी कम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कुछ नया पकाओ, लाइक वी हैव लखनवी बिरयानी, हैदराबादी अचार गोश्त, पेशावरी कढ़ाई, पंजाबी तड़का दाल। नो वन हैव दीज काइंड ऑफ रेसिपीज। जो नौजवान नस्ल है, जब वो जाती है मार्केट में नौकरियों की तलाश के लिए, नौकरियां नहीं मिलती और कहते हैं कि कम पैसों से या फिर आप कह लें कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट से कारोबार नहीं चलता, तो क्या वाकई ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करें तभी कारोबार चलेगा?
देखिए डिपेंड करता है आप कौन सा कारोबार करते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो मलका फूड, उसमें इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा चाहिए होती है। अगर आप जो है वो आईटी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कम होती है। अगर आप सर्विस कंसल्टेंसी देते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट और कम होती है। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है वो बहुत बढ़ रहा है, अभी 5% से क्रॉस कर गया हमारे मुल्क में। इन्फ्लेशन जो है हमारी 11% हो गई है। आप ये देखें कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो सिग्निफिकेंट है। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 24 बिलियन है, जबकि हमारी इंपोर्ट जो है 53 बिलियन है। तो ऐसा नहीं है कि कारोबार करना मुश्किल है, डिपेंड है कि आप जो है ऐसी चीज़ लाएं। लुक एट एग्जांपल ऑफ ज़मीन.com, और आप देखें जो है करीम, दीज आर द कॉन्सेप्ट विच ठीक है ना, यू हैव टू वर्क ऑन द आईटी साइड। तो देयर इज मल्टीपल एवेन्यूज ऑफ डूइंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, आपके आईटी, तो इवन कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, बहुत सारे रोल्स होते हैं जिसमें आप बिज़नेस कर सकते हैं। और हर काम में जो है इन्वेस्टमेंट वेरी करती है। किसी जो बिज़नेस है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, किसी में नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से भी काम कर दिया जाता है। इवन आप देखें इंटरनेशनल जो हम एजुकेशन के उस पर काम कर सकते हैं, एफिलिएशन कर सकते हैं। हमारे आईटी में हम जो है डेवलपमेंट का काम यहाँ पे कर सकते हैं। इंडिया को देखें, बेंगलोर के अंदर काफ़ी काम हो रहा है, क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है आपका कहने का मतलब है कि ये वेरी करती है बिजनेस टू बिजनेस। लेकिन बिजनेसमैन बनने का, कामयाब बिजनेसमैन बनने का फॉर्मूला क्या है, जबकि आपके पास लाखों में हो इन्वेस्टमेंट, अरबों में ना हो या करोड़ों में ना हो? देखिए कामयाब बिजनेसमैन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अरबों रुपए हैं। टेक्निक्स शेयर करते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ। मैं बता रहा हूँ, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अरबों रुपए हैं, वो उनके जद्दी पुश्ती जो है गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए, लेकिन वो अब डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे, उनको उनसे बिजनेस नहीं हो रहा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास लाखों रुपए हैं और वो कारोबार कर रहे हैं। टेक्निक ये है कि यू हैव टू बी डिफरेंट, यू हैव टू बी इनोवेटिव, यू हैव टू बी क्रिएटिव। काम वो करना चाहिए कि आज देखें कि हमें आज से 10 साल बाद किस चीज़ की नीड होगी। लेकिन लुक एट एग्जाम्पल ऑफ फूड पांडा। तो ये ऐसी टेक्निक्स हैं कि हम आज देखें कि द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया जो है वो काम करिए एक इंसान की कन्वीनियंस और कंफर्ट की, उस प्लेटफॉर्म को पकड़ते हुए कि इंसान की जो है को और कैसे कन्वीनियंस दिया जा सकता है और कैसे कंफर्ट दी जा सकती है। वही कॉन्सेप्ट है करीम का, वही कॉन्सेप्ट है उबर का, वही कॉन्सेप्ट है फूड पांडा का, वही कॉन्सेप्ट है ज़मीन.com का। या बात करें जो है जो अच्छी कंपनीज होती हैं, फैशन होगी, फैशन की कंपनी होती है, फुटवेयर की कंपनी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि पूरी दुनिया जो काम कर रही है वो इंसान की कन्वीनियंस और कंफर्ट पे काम कर रही है। अब हम ऐसी चीज़, ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी सर्विस इंट्रोड्यूस करें जिससे जो मार्केट में भी अवेलेबल ना हो, जो आज की नहीं, आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपकी जो है वो काम हो जाएगा। तो इसमें जो कारोबार में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर। एक दुकान खोली है, बिजनेस है, हम बोलते हैं दुकान का काम कर रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, ये बिजनेस है। एंटरप्रेन्योरशिप कब आती है? जब क्रिएटिविटी और इनोवेशन आती है कि आप अपने काम में कैसे इनोवेट कर रहे हैं, आप क्या क्रिएटिविटी ऐड कर रहे हैं, आप क्या वैल्यू ऐड करें फॉर कंज्यूमर। तो हमें वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आजकल जो मैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता हूँ और यूनिवर्सिटीज़ के लोगों से, सीनियर प्रोफेसर से भी बात करता हूँ कि हमारी जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनका मेन फोकस होता है कि हम अपना MBA कर लें सप्लाई चेन में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, और हम एक अच्छी नौकरी मिल जाए। उनकी जो है उनकी माइंड मेकिंग इस तरह की जाती है, उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग इस तरह की जाती है कि वो आके उसको उनको जॉब करनी है। दे आर नॉट थिंकिंग ऑन रिसर्च और R&D साइड और रिसर्च डेवलपमेंट साइड कि हम जो है दुनिया में क्या रिसर्च हो रही है। सिलिकॉन वैली को देखें, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट का काम हो रहा है, हम वो सोच नहीं रहे। और जो लोग ये सोचते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि नाउ यू आर एक्सेस टू द वर्ल्ड बाय क्लिकिंग अ बटन। आप एक बटन दबाते हैं, यू कैन एक्सेस टू द वर्ल्ड। यू कैन देख, हमारे मुल्क में जो एजुकेशन है वो एजुकेशन इंप्रूव हो रही है, लेकिन बहुत सारी जगह पे मैट्रिक के बुक्स सिलेबस को देखें, आप इंटर के देखें, जो स्कूल में पढ़ा है बहुत आउटडेटेड है। तो हमारे पास अगर आउटडेटेड सिलेबस हमारे जो है एक करिकुलम का पार्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दें उस तक। दुनिया में बहुत रिसर्च हो रही है, सप्लाई चेन में रिसर्च हो रही है, HR में रिसर्च हो रही है, रिसर्च भी हो रही है, लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है चीज़ों की। फैसल साहब, लास्टली हमारे मौजूदा दौर की अगर बात की जाए तो नौजवानों को क्या टिप्स देंगे कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए? देखिए कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए एक तो आपको जो है यू हैव टू बी फोकस ऑन योर बिजनेस, बिकॉज व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और दूसरा है कि आपकी इंटेंशन, अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो बिजनेस जो है वो कामयाब होगा। अगर आपकी इंटेंशन है दूसरों को चीट करना, शॉर्टकट लेना, जल्दी पैसे बनाना, तो सस्टेनेबिलिटी नहीं आती।
आपकी इंटेंशन पॉजिटिव होनी चाहिए कि आपको लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, जॉब क्रिएट करके, ठीक है ना, लोग कंज्यूमर को अच्छी चीज़ देके, अच्छी सर्विस देके। अगर आपकी इंटेंशन पॉजिटिव है और आपके काम में क्रिएटिविटी है और आप खुद पैशनेट एंड कमिटेड हैं, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। चाहे वो कोई बिजनेस हो, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस एजेंसी हो, या मैन्युफैक्चरिंग हो, या ट्रेडिंग हो। ठीक हो गया जी। लोगों के दिल भी जितना बड़ा ज़रूरी है अगर आपने कामयाब बिजनेसमैन बनना है। बहुत शुक्रिया फैसल मुबीन साहब आपके वक्त का। तो नाज़रीन, क्योंकि जो फैसल भी कहा है कि हमें अगर कामयाब कारोबार करना है, कामयाब बिजनेसमैन बनना है, तो उसमें लोगों की तरजीहात देखनी चाहिए और लोगों का दिल जीतना बहुत ज़रूरी है। चले जी, पैसा पैसा और पैसे की गेम है क्या, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। इंसान सारी जिंदगी ही पैसा पैसा करता है, पैसा जोड़ता है और अपने ऊपर खर्च नहीं करता है। जिंदगी गुजर जाए चाहे, और ये सारा पैसा, सारी मेहनत इस इंसान करता है, और इसके बावजूद इंसान खाली हाथ कब्र में चला जाता है। इंसान अपने रहने के स्टैंडर्ड को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि पैसा बनाने के लिए मशगूल रहता है, और वो पैसा जो वो अपनी ज़ात के लिए भी नहीं खर्च करता और इस्तेमाल भी नहीं करता। आखिर ऐसा होता क्यों है और होना क्या चाहिए असल में, इसी पर आज हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उस्ताद भी हैं। तो जनाब आपको मिलवा ही देते हैं कासिम अली शाह साहब से। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। शाह साहब, कहते हैं कि ज़िंदगी गुजारने का नहीं, जीने का नाम है। ज़िंदगी कितनी अनमोल है, कितनी अहम है? मैं समझता हूँ आज का मौजू बड़ा डिफरेंट, बड़ा ख़ास सा मौजू है। होता ये एक ऐसा धोखा है जिस धोखे से बचना बड़ा मुश्किल है। हर तरह के धोखे हैं, कोई आपको धोखा देता है, आप एहतियात कर जाते हैं, सीख जाते हैं। एक ऐसा धोखा है जिससे बचना बड़ा मुश्किल है, और वो धोखा है आप अगर खुद को धोखा देने लग पड़े। अगर इंसान को आदत पड़ गई खुद को धोखा देने की, फिर बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब होता ये कि जमा करते रहना और ना खर्चना, इस्तेमाल किए बगैर चले जाना, बिल्कुल ये धोखा है। यानी कहीं ना कहीं इसको हमारी जो रिलीजियस फिलॉसफीज है वो जमा मालूमात दादा कि कहीं कुछ ऐसे हैं जो माल जमा करते करते चले गए। बड़ी दुनिया जो माल जमा करते करते चली जाती है वो एक बीमारी में मुब्तला होती है, और वो बीमारी जमा करने की ही बीमारी है, जमा करने की, पैसा जमा करने की बीमारी, पैसा, अशिया, चीज़ें। अच्छा, इस मिजाज के साथ जब ये बीमारी होती है तो एक नई चीज़ भी पैदा होती है, वो है दूसरों को दिखाना। ऐसा शख्स खुद के लिए नहीं जी रहा होता, वो दिखाना चाह रहा होता है। अपनी गाड़ी, अपना घर, अपना फंक्शन, अपनी बेटी को दिया हुआ जहेज, शौफ उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो साबित करना चाहता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं नुमाया हूँ, मैं मुनफरिद हूँ। और उसके अंदर कुछ नहीं होता, अंदर एहसास नहीं होता, अंदर सुकून नहीं होता, अंदर इत्मीनान नहीं होता। जब ये नहीं होता तो वो अपने आप को भी धोखा देता है और दुनिया को दिखाना शुरू करता है कि ये देखिए ये कुछ मेरे पास है, सो मुझे माना जाए। इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं है कि किसी के पास हुस्ने ख्याल नहीं है, ख्याल का हुस्न नहीं है, बात नहीं है, इत्मीनान कल्ब नहीं है, और वो अपने आप को दिखाने के लिए अपनी अशिया को दिखाता है। बिल्कुल ऐसे कि घर देखें कितना बड़ा है लिहाजा मैं बड़ा हूँ, गाड़ी देखें कितनी बड़ी है ये बताती है मैं बड़ा हूँ, मोबाइल मेरा जरा देखें ये बताता है मैं कितना बड़ा हूँ, मेरा बैंक बैलेंस देखें वो बताता है, मेरे गॉड देखें, मेरे बंदे देखें साथ कितने हैं, ये बताते हैं मैं बहुत बड़ा हूँ। और जो आज़ाद है, जो इस परवाह से आज़ाद है, वो कहीं पर है, किसी भी जगह पे है, वो इत्मीनान में है। ये कहीं ना कहीं ये मिजाज, ये आदत, ये शख्सियत का हिस्सा बनती है, और फिर इंसान अपने आप को धोखा देने लग पड़ता है। ऐसे ही है। वैसे इंसान शोहरत के लिए कहते हैं कि पैसा कमाता है और उसको जमा भी करता है, लेकिन ये शोहरत जो है कितना काम आती है इंसान के? अच्छा देखिए, शोहरत ना एक बड़ा अजीब सा घोड़ा है, सरपट सा घोड़ा है। मेरा ख्याल है शोहरत से ज़्यादा इज्जतदार होना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। शोहरत तो बाज़ औक़ात कोई वीडियो बंदे की लीक हो जाए तब भी शोहरत मिल जाती है, इंटरनेशनल फेम पे बंदा जा सकता है, यानी जानने वाले उसके बड़े ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इज्जतदारी चंद लोगों में होती है, अच्छा तारुफ चंद लोगों में होता है। कर दिया आपने शाह साहब। और अच्छा तारुफ होना ये अल्लाह के बड़े करम की दलील है कि आपका तासुर अच्छा है, आपके बारे में गुमान अच्छा है, आपके बारे में एक बड़े तबके की राय अच्छी है। अब अगली बात बड़ी अहम है, जब एक तबके की राय अच्छी है तो फिर आपकी राय की भी अहमियत है।
बिल्कुल ऐसे। क्योंकि आप इज्जतदार हैं, इज्जतदार की वाकई में आप राय की इल्म जो वाले है हैं, अहमियत आप होगी। फहम वाले हैं। इज्जतदार की बात की भी वर्थ है, और जो इज्जत वाला नहीं है वो सच्ची बात भी कर रहा होगा, कुरान की कसमें भी खा रहा होगा, अल्लाह की कसम भी खा रहा होगा, उसका असर कोई नहीं है। लोग उस पे क्योंकि यकीन नहीं शख्सियत पे यकीन के बाद बात पे यकीन आता है। जब शख्सियत पे यकीन ना हो, एतमाद शख्सियत ना हो, तो फिर अच्छी से अच्छी बात की भी वर्थ कोई नहीं रहती। सो मेरा मानना है शोहरत एक कोई समझ आने वाली चीज़ नहीं है। आप बड़ी दुनिया ऐसी है जो बगैर काम के शोहरत चाहती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक और किस्म है, बैठे बिठाए शोहरत मिल जाए। एक और किस्म है लोगों की जो फेमस के साथ जुड़ के फेम लेना चाहते हैं। ये यूज कर जाते हैं, वैसे वो ये भी तस्वीर है। इस्तेमाल कर देंगे, दफ्तरों में जाके हवाले देंगे कि जी हमारे वो जानने वाले हैं, और अपनी पीआर बना लेंगे। असल याद रखिएगा, अगर आप में जाती खूबी और फन नहीं है तो आप हासिल होने वाली चीज को कायम नहीं रख सकते। बिल्कुल ऐसे। कामयाब होना आसान है, कामयाब रहना कामयाबी तभी को मुमकिन स्टेबल है रखना वो मुश्किल जब आप में खूबियां हैं। और वो खूबियों में सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप अपने काम के साथ सच्चे और पक्के हो, आप सच्चे इंसान हो, आप में कमिटमेंट हो, आप में परस्यू करने की, पीछे भागने की, लेकर चलने की ताकत मौजूद हो, ईमानदारी भी बड़ी चीज ईमानदारी है। मौजूद हो। सो शोहरत कोई मुश्किल नहीं है। आज एक शख्स फैसला करे लाहौर के कोने से उसने सिर्फ शलवार पहन के पूरे लाहौर में फिरना, बुनियान भी नहीं पहननी, फेमस हो जाएगा पूरे लाहौर में, एक टिकट चलेगा जी कैसा बंदा है जो बगैर कमीज के इस सर्दी में चल रहा है। लेकिन अगर इज्जतदार बनना है तो आपको कदम कदम उठाते हुए सोचना पड़ेगा कि मैं कोई ऐसी गलती ना करूं जिससे मेरी रिस्पेक्ट खराब हो जाए। बिल्कुल। वैसे शाह साहब, लोग कहते हैं कि जी पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, दुनिया की कितनी ही अहम चीज़ हो, कितनी ही महंगी चीज़ हो, हम खरीद सकते हैं। क्या पैसे से खुशियाँ भी खरीदी जा सकती हैं? अच्छा, मैं आज आपको वो तमाम चीज़ें बताता हूँ, गिनवाता हूँ जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ठीक है। आप दुनिया के किसी भी इंसान के इमोशंस को नहीं खरीद सकते। आप किसी का दिमाग ले सकते हो, उसकी सलाहियत ले सकते हो, उसकी स्किल ले सकते हो, उसका जिस्म ले सकते हो, उसके जज्बात नहीं ले सकते, उसमें उठने वाला एहसास नहीं ले सकते। वो पैसों से नहीं मिलता, वो हो तो होता है, वो पैसे दे के भी नहीं होता। मिसाल लीजिए, माँ अपने बच्चे को प्यार करेगी, बच्चा कहेगी जी मैं किसी और औरत को ढूंढता हूँ और पैसे दे के कहता हूँ वो माँ वाला प्यार कर दे, कभी भी नहीं कर सकी, कभी भी नहीं करें। अरब रुपया दे दे, वो माँ वाला एहसास अपनी माँ से ही आता है। इसी तरह दूसरी चीज़ है सेहत। ये खराब हो जाए, आप इलाज करा सकते हैं, सेहत की कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं। आप बेहतरीन हॉस्पिटल दाखिल हो सकते हैं, सेहत की गारंटी नहीं है। आप दुनिया का बेस्ट फिजिशियन जिंदगी ले की लें, गारंटी नहीं है। सेहत आपकी एक ऐसी चीज़ है जो खराब होने पे आए, बिगड़ने पे आए और जाने पे आए तो फिर पैसे की मौजूदगी के बावजूद भी आप दुनिया से बड़े चले बड़े हमने जाते हैं। लोगों को देखा है। अच्छा, अब एक और कमाल की एक चीज़ बताऊं। बाज़ लोग समझते हैं कि बड़ा अच्छा बिस्तर हो ना, महंगा सा, बड़ी नींद कमाल की आती। मैं कहता हूँ दुनिया के बेहतरीन बिस्तर के बावजूद नींद आपकी अपनी है। अगर आपको आती है तो फिर आपको फटे पे भी आ जानी है, फिर सड़क पे फुटपाथ पे लेट के भी आ जानी है। और अगर आपको बीमारी है तो फिर दुनिया का बेहतरीन बिस्तर भी किसी काम का नहीं है। आपके रिश्ते पैसे से नहीं खरीदे जा सकते, एहसास से खरीदे जा सकते हैं। आपके अंदर की कैफियत, अंदर का सुकून, आप अपने जिस्म को कंफर्ट दे सकते हैं। अंदर के इत्मीनान और सुकून के लिए फिर आपका ज़ाती एहसास और कमिटमेंट ही है। सो एक बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। खुशियां भी यानी कि पैसे से खरीद नहीं सकते, कोई कंडीशन नहीं है। यानी ये कंडीशन नहीं है कि पैसा जिसके पास ज्यादा वो खुश ज्यादा, कोई कंडीशन नहीं है। मुमकिन है थोड़ा पैसा हो खुश ज्यादा हो। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि लोग पैसा सारी जिंदगी जोड़ते रहते हैं, खर्च नहीं करते। इसकी क्या वजह है? वो खर्च क्यों नहीं करते? इसकी बहुत बड़ी अपनी जात पे ही नहीं खर्च बड़ा ये मजे का सवाल है। लोगों के पास पैसा आ जाता है, अमीर हो जाते हैं, एहसास गुर्बत खत्म नहीं होता। सही। असल काम है एहसास गुर्बत को खत्म करना। एहसास गुर्बत की डेफिनेशन सुन लीजिए, कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं खत्म ना हो जाए, इसी डर की वजह से वो अपने ऊपर ही नहीं ना हो जाए ना, वो बंदा जोड़ता है। वो कहता है जी पैसे लाने ने, लो जी ना ही लाओ। मतलब हमारी फैमिली में एक साहब है, वो पैदल चलने शुरू हो जाते हैं। यार सवारी के जमाने में कहता नहीं जी गड्डी चलाई तो खराब हो जाएगी, ਅਸੀਂ फिर क्या जी चलाओ, कहता पेट्रोल खर्चा जाएगा, कहता फिर कहता जी ये मेंटेन करनी पैंदी है, वो पैदल चल लेगा। अच्छा, पैदल चलना एक अच्छी बात भी जो है। है शाह साहब, पैसा ना होना, इसी को गुर्बत कहते हैं। एहसास गुर्बत, एहसास गुर्बत। देखिए आपके पास है, मजीद की तमन्ना है, गरीब है आप, 10 करोड़ रुपया रख के, फिर लालच नहीं होगी, और चाहिए, 10 करोड़ और रुपए के मालिक हैं। हाँ। आप कहते हैं जी करोड़ और चाहिए, लो जी गरीब हो गया, क्योंकि आपकी उस जरूरत ने आपको मोहताजी दे दी। आपके पास 10 रुपए हैं एंड यू हैव डैम केयर अबाउट, किसी के बारे में आप कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं है। वो दियोजानस कल्बी दरवेश था, अलेक्जेंडर आ गया घोड़ा लेकर, पूरी फौज साथ है, उसने कहा जी मैं आपके लिए क्या करूं,
उसने कहा कोड़ा साइड ते कर लो। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी धुप्प आ रही है वो मेरा हक है, वो ना खो मेरे को। उन्होंने कहा मैं तेरा कम किसी आ सकना? उन्होंने कहा जी मैं सुक्की रोटी पानी विच भिगो के खा रहे हैं, तू मेरे कम की आएगा? मैं अपनी जरूरतों ते तकाज़े नूं इन्ना घटा लिया है। जब आप अपनी जरूरतों तकाज़ों को थोड़ा कर देते हैं फिर आप इंप्रेस नहीं होते। इंप्रेस वो होता है जो कहता है हाय एड्डी वड्डी गड्डी, हाय केड़ा सोहना सूट पाया, हाय कमाल कितों तैयार हुई है। ये तब होता है जब आपको खुद पे एतमाद नहीं है, जब आपकी अपनी ज़ात में एतमाद, आपको पता है मैं कौन हूँ। फिर किसी की गाली, किसी की तनकीद और किसी की राय आपके कद को छोटा और बड़ा नहीं कर सकती। अपनी ज़ात में गिरा हुआ, अपनी नज़रों में गिरा हुआ इंसान वो चाहता है कुछ चार बंदे मिलके कहें वाह जी वाह शाह जी कमाल हो गया, क्या बात है। ये मोहताजी तब है जब खुद में एतमाद नहीं है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। शाह साहब पहले तो इब्राहिम थे, उन्होंने कहा कि दो भाई हैं, तो उनका जरा ये एक ना असल में कह लीजिए इस तरह के सवालों को उन सिचुएशंस में जाके समझा जा सकता है। बिल्कुल ऐसे उनका कहना ये था दो भाई हैं, एक अमीर हो गया दूसरा गरीब हो गया, जो अमीर है वो बहुत ही दूर हो गया। मेरा कहना ये कि आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है। हाँ भाई आपको किसने कहा है उससे उम्मीद लगाएं? उम्मीद ऊपर वाले से लगानी है, बिल्कुल बड़े भाई से नहीं लगानी। दूसरी बात है अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें। हम चीजों को अपने एहसासे मरूमी को पूरा ऐसे पोर्ट्रे लेकिन शाह करके साहब बताते शायद हैं। वो रिश्ते ऐसे होते हैं कि वो एक्सपेक्टेशंस हो जाती है कि भाई expectation शायद वो हेल्प कर अच्छा दे। है, ये तो तरबियत वालदैन है ना। फिर ये एहसास है वालदैन ने जो दिया है बच्चों को बिल्कुल ऐसे। एक होने का, वो अगर नहीं दिया तो भाई रास्ते में तो ये चीजें पैदा नहीं। देखिए वैक्सीनेशन बचपन में होती है, अचानक नहीं हो सकती किसी की भी। वो तरबियत की वैक्सीनेशन अगर वालदैन ने नहीं की और आज बच्चे इकट्ठे नहीं रहे या एक दूसरे का एहसास नहीं करते तो दरमियान में किसी को चार बातें सुना के हम ठीक नहीं कर नहीं सकते। ठीक कर सकते। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो जो थोड़ा पीछे रह गया है उसको अपनी उसकी तरफ देखने की बजाय अपने रब की तरफ देखना चाहिए, अपने हुनर को बढ़ाना capacity के मुताबिक चाहिए। करना और अगर वो चाहिए काम। गरीब रह गया है, मैं मानता हूँ उसका कसूर कोई नहीं, लेकिन काबिलियत में बड़ा मसला होता है। बड़े लोग कामचोर होते हैं, बड़े लोग मोहताज होते हैं, बड़े लोग लेके खा जाते हैं वापस नहीं करते, बड़े लोग उम्मीद लगाए रखते हैं, हाथ फैलाए रखते हैं, खुद को ठीक नहीं करते। अब ये जो बड़े होते हैं ना इनको समझ आ जाती है कि नखट्टू है, ये कामचोर है। फिर अल्टीमेट क्या होता है, वो कहीं ना कहीं दूरी आती है कि पहले इतना कुछ किया है। बिल्कुल मैं ऐसे। सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने बहन भाइयों को दुकानें बना के दी, कारोबार शुरू कराया, वो उजाड़ जाते हैं, खा जाते हैं, नहीं कुछ करते, मेहनत नहीं ना नखट्टू करते। हैं। बड़ी दुनिया यहाँ से सऊदीया दूसरे मुल्कों में बुलाती है अपने रिश्तेदार बच्चों को, बिल्कुल नखट्टू ऐसे कुछ है। नहीं करते, यकीन करें काम नहीं करते। बड़े लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों को बेटियां देते हैं, रिश्तेदारियां करते हैं, बिल्कुल। सेटल करवाते हैं, फिर कुछ नहीं करते। तो ये दरअसल मोहताज बंदा, तो रसूल ने भी मना किया नीचे वाले हाथ को कभी आपने नीचे करीब वाले नहीं हाथ को किया। कभी आपने कहा ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अच्छा है। तो भाई ख्वाब देखो ऊपर वाला हाथ हमेशा बनने का, ऊपर वाला हाथ नीचे बनना वाला चाहिए। हाथ बन के टीवी पे बिल्कुल। कहना कि जी ये लोग गलत हैं, हाँ। ये तो बड़ी गलत बात है। अपनी खामी ढूंढो, दुनिया की खामी तो छोड़ो, अपनी दूसरों खामी में जरा खामियां तलाश करो। नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा शाह साहब वो साइमा ने भी कहा था कि जी वो एक तो उनके हाँ, वो 7 साल कंजूस हो है। गए शादी को, लेकिन सारे अभी भी पेरेंट्स ही कर रहे हैं सारा जो कुछ अच्छा कर देखें, कंजूस बंदा एक अगेन एंड अगेन बार बार कह रहा हूं, ये बीमारी है। कंजूसी भी। ऐसा बंदा जो अपने पैसे को इकट्ठा करते करते छोड़ के मर जाए और बाद में उसका पैसा नलायक औलाद इस्तेमाल करे, बिल्कुल। और उससे बेहतर है उसमें बांट बड़ी दे। ज्यादा मुश्किलात आती हैं, एक दूसरे से लड़ाइयाँ झगड़े उससे भी बेहतर लोग है बांट करते दे। हैं। बिल्कुल। औलाद में काबिलियत पैदा करे, औलाद में हुनर पैदा करे, औलाद पर एतमाद करे। जब एतमाद करेगा तो फिर पैसा देगा, उसे डर नहीं होगा, उड़ा देंगे। लेकिन अगर आपने तरबियत नहीं की, एतमाद पैदा नहीं किया और बाद में आपको सबसे बड़ा खदशा ये है कि जो अरब की 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई, 4 की बनाई है, खराब हो जाएगी। बिल्कुल ये ऐसे तब ही। खदशा होता है जब आपने तरबियत नहीं की हो। बिल्कुल ऐसी है। शाह साहब बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग जो पैसा जमा कर लेते हैं और जब वो उनकी एज हो जाती है कि भाई अब वो थोड़े एज्ड हो गए हैं, तो उसमें वो ये करते हैं कि वो सारा पैसा जो है उसको पकड़ते हैं और अपने ऊपर लगाते हैं और इधर उधर दुनिया को घूमते हैं, खूब इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। हमारे माशरे में ये चीज़ें क्यों नहीं है? हमारी सोसाइटी में इंटरटेनमेंट की डेफिनेशन बड़ी खौफनाक है, बड़ी खौफनाक है। सही। हम लोग, मैं एक बंदे से पूछा जी आप जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, कहते जी मरी जाता हूँ। मैं कहा मरी में कहाँ जाते हैं? उसने कहा माल रोड पे जाता हूँ। ठीक। मैं कहा वहाँ क्या खाते हैं? कहता जी वो वहाँ मैं कढ़ाई खाता हूँ, टिक्के खाता हूँ। अच्छा। मैं कहा तो लोर खा लिया कर। उत्थे जाके सिर्फ खाबा करना है। हमारे लिए खाबा, कूड़ा फेंकना, हुल्लड़बाजी करना, बच्चा पैदा हो जाए फायरिंग करने लग पड़ना, ठीक है कि नहीं, शो मारना और दुनिया को बताना
डेक ऊंचा लगा लेना, हॉर्न देना, show off बहुत गाड़ियां ज्यादा तेज है। भगाना, एक मोटरसाइकिल एक टायर पे खड़ी कर देना, हमें खुशी भी अजीब सी आती है। हमें एंटरटेनमेंट का पता खतरनाक नहीं। खुशी है ये तंज, तो। मजाक करना, टॉर्चर करना, अजीब अजीब ताने देना, जुगते लगाना, ये हमारी हाँ, एक एंटरटेनमेंट है। दूसरे को जुगते लगा के तो ये भी उनको खुशी जब होती है। तक किसी का entertainment है मजाक जी। ना उड़ा लें लोग खुश नहीं होते। बिल्कुल आप ऐसे। अंदाजा लगाएं, मैंने एक छोटा सा सर्वे किया, एक बड़ी तादाद ने लिखा कि जब किसी का नुकसान होता है हमें बड़ी खुशी होती है। एक बच्चे ने लिखा किसी की गाड़ी बजती है ठक करके तो कहता है मैं खुश होता हूँ, चलो किसी की तो लगी रहे। हालत ये हो चुकी है सोसाइटी में, लोगों के नुकसान पे लोग खुश हो रहे हैं। तो ये बड़े इस अफसोस की सोसाइटी की बात है वैसे। एंटरटेनमेंट बड़ी अजीब तरह की है। गोरे के हाँ कंसर्न नहीं है। आपको एक बात बताऊं, मैं अपने अक्सर प्रोग्राम में बात कहता हूँ, इस सोसाइटी में टो लगाने की बीमारी हद से ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल। शाह साहब एक कॉलर मौजूद है, कदीर। अस्सलाम वालेकुम कदीर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कदीर आप क्या जानना चाहते हैं? मैं शाह साहब से पूछना चाहता हूँ कि मेरे 3 भाई हैं और हम बेसिकली बिजनेस करते हैं, तो लगातार खसारे में जा रहे हैं। शाह साहब से कोई पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसी टिप्स दे दें जिससे हम जो है ना कोई हमारे लिए सूदमंद हो। चलें जी, ठीक है, अभी बता देते हैं। वैसे हमने पिछला सेगमेंट ही इसलिए डिजाइन किया था कि कारोबार किस तरह से उसको अच्छे तरीके से किया जाए। जी जी। अपने कारोबार में किसी की खैर जोड़ दें, आप उससे किसी का रिस्क जोड़ें, अपने मुलाजमों का रिस्क जोड़ें, अपने से जुड़े, आप अपनी रोटी में किसी की रोटी शामिल कर लें। वो अल्लाह इतना शान वाला अल्लाह है, वो उसकी मखलूक के लिए जो भी खैर का काम करता है उसको गिरने नहीं देता। तो कारोबार क्या चीज़ है? कायनात के खजानों का मालिक आपके कारोबार को क्यों खराब होने देगा? जब आप अपने कारोबार और काम में किसी और को खैर से बगैर किसी गर्ज के शामिल कर देंगे। शाह साहब ये होता है कि इंसान जब पैसा जमा कर लेता है, अब हमने कर लिया जमा पैसा, इंसान उस पैसे को अपनी जिंदगी में कहाँ कहाँ लगा सकता है, अपने ऊपर, अपनी जात के लिए कहाँ से वो उस पैसे को खर्च करे? पाकिस्तान में पर्सनल डेवलपमेंट, खुद को बेहतर लगाने पे लोग नहीं खर्चते, किताब नहीं पढ़ते। सही। हम अच्छी किताब नहीं पढ़ते। मैं लोगों के घर में जाता हूँ, मैं लाइब्रेरियां देखता तो हूँ। लोगों को टिप्स देना आज कि अपना पैसा उन्होंने कहाँ कहाँ खर्च करना है। इतने पैसे वाले लोग, इतना कमाया हुआ है, लाइब्रेरी कोई नहीं है, किताब नहीं पढ़ते, किताब का पता कोई नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं पहनते। मैं नहीं कहता महंगे कपड़े, अच्छे कपड़े जो डिसेंट लगे, बंदा को भले का बंदा लगे। ठीक है जी। अपनी पुरानी चीजें साथ रखते हैं, वो किसी को दे दें भाई, नहीं ले लें। मैं घर जिंदगी में 3-4 बार मैंने शिफ्ट किया, ये बिल्कुल ये वाकया कोटेड है और पता है मेरे घर वालों को। हमने पूरा सामान उठा के किसी को दे दिया, पूरे घर का। पूरे घर का। यार जो अपना आज कुछ छोड़ नहीं सकता वो दुनिया से निकलेगा तब भी छोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल ये प्रैक्टिस है। आप घर बदलो, चीजें बदलो, बांट दो। बांटने वाले के लिए जिंदगी गुजारना बड़ा आसान है। ये जो पकड़े रखता है, जोड़े रखता है, हर चीज को संभाले रखता है, वो कब्र में फिर कहाँ खाली हाथ जाना? कब्र में तो खाली लेकर हाथ क्या जाते हैं। जाएंगे आप साथ? बिल्कुल जब जा ही नहीं सकते तो छोड़ना सीखो। तो फिर जमा भी नहीं करना चाहिए इतना ज्यादा। एक कॉलर मौजूद है, मोहम्मद अकील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहम्मद अकील, क्या बात करना चाहते हैं? जी मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ, नथिया गली से। मैंने सर से बात कर रहा हूँ सर कि मेरे पास पैसे नहीं है, कारोबार नहीं है, नौकरी है, मैंने PA पढ़ा है, FSC तक तलीम की है, उसके बाद मैंने आगे पढ़ने के लिए खर्चा नहीं था, काम नहीं मिल रहा, अभी बेरोजगारी है, कोई कारोबार के लिए पैसा नहीं है, इसके लिए। क्या पढ़ा आपने? पढ़ा क्या आपने? FSC की है मैंने। FSC के लिए कितने नंबर है बेटा? FSC में 700 नंबर है। 700 नंबर, ठीक हो गया। ठीक, ओके, चलें जी, ठीक आपका है। सवाल हो गया? और बिल्कुल, एक और कॉलर भी है, हमाद। अस्सलाम वालेकुम हमाद। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है जी हमाद, जरा आपने आपकी क्या सवाल करेंगे आप? सर मेरा सवाल ये है सर, शाह साहब से है, वो ये है कि मैं एक लिख रहा था जिंदगी के ऊपर, तो मेरा क्वेश्चन। हमाद की आवाज़ मेरा ख्याल है कि जी हमाद दोबारा बोलिएगा। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ शाह साहब से कि मैं एक लिख रहा था, एक किताब लिख रहा था जिंदगी के ऊपर, तो वो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब इंसान जो भी जिस चीज से भी मोहब्बत करता है वो मिट्टी की बनी होती है ना। ऑल ऑफ जितना भी देखा जाए, जितना मैंने कंज्यूम किया है, कि यानी कि जितना भी देखा जाए, जो भी चीज मिट्टी की बनी होती है उससे से इंसान मोहब्बत ज्यादा करता है। पैसा, गाड़ी, जो भी घर वगैरह जिससे भी सब मिट्टी का ही है ना, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो मैं एक किताब लिखता हूँ इसके अंदर जो लाइफ है, इसके अंदर कैसे पॉइंट, यानी मुझे कुछ ऐसे पॉइंट बताए हैं जो
मैं अपना यानी लिख सकूं किताब के अंदर, जैसे मुझे चलिए जी, ठीक है, अभी आपको पॉइंट्स बता देते हैं। मैं जी, बड़ी शाह साहब। देख एक लाइन में जवाब देता हूँ। पाजी तानू आपे नहीं पता जिंदगी की है, तुसी किताब लिखनी शुरू कर देती है, को मेहरबानी करो। तानू आपे समझ नहीं आई जिंदगी की है, तुसी मेरे को पूछने लगे हो मैं किताब विच की लिखां, तुसी खुलासा लिखना ते छापा ला लो कित्थों, लेकिन जो तानू समझ नहीं आई तो तुसी किताब कित्थों लिखोगे। ये हमारी कौम का बड़ा प्रॉब्लम है। इस कौम में लोग जहाज उड़ा लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता उड़ाना कैसे है, उड़ा लें तो लाना नहीं आता उन्हें। और पहला क्वेश्चन ये था, मोहम्मद वो अकील 700 नंबर आए मेरे भाई, और ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दो। जो खुद पढ़ा है वो पढ़ाना शुरू कर दो, वो दूसरों को सिखाओ, बजाय मदद मांगने के। खुदा के लिए ये पूरी कौम मोहताजी के मिजाज को छोड़ दे। जब हजूर ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से कुल्हाड़ी बना के दी और कहा जाओ मुशक्कत करो, मेहनत करो और कमाओ, मेहनत को हाथ से कमाने वाले को, स्ट्रगल करने वाले को इतना इनकरेज किया। काम में शर्म कैसी, बड़े बड़े लोगों ने मजदूरियां की हैं। इस मुल्क में दूध बेचने वाला एक दिन वजीर आजम बना है, मलक मेराज खालिद। इतनी बड़ी कहानी है, हमें मेहनत करते शर्म आती है। मेहनत करते हैं ना, मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, यही बात है। वैसे शाह साहब, अब लास्टली हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज दे दें, कोई अच्छा मैसेज, कि इससे हमारा टॉपिक भी आज क्योंकि बड़ा जबरदस्त मैं ये कहूँगा अपने मोमेंट्स को एंजॉय करें। आप जहाँ पर हैं, जो कर रहे हैं, जिस तरह से हैं, इसको कबूल तो करें। जो है इसको कबूल कर लें। 3 मरले दे घर नूं भी कबूल कर लें। एक चाह दी प्याली नूं इंजॉय करके देखो, अपने रिश्तियां नूं इंजॉय करके देखो। ये सांस लेके देखिए, आप ले रहे हैं ना, ये सांस इस वक्त आईसीयू में लोग तरस रहे हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट में तरस रहे हैं, ये सांस आ जाए। जो खा रहे हैं लोग तरस रहे हैं। तो जहां आप हैं, इन मोमेंट्स को एंजॉय करें, अल्लाह और खैर व बरकत करेगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका, आपने बड़े ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत अल्फाज में मैसेज दिया है। तो क्योंकि मैसेज तो शाह साहब ने दे दिया है बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा, कि अपने जो इर्द गिर्द का माहौल है, एहसासात हैं, उनको इंजॉय करना सीखें। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमें, और जब ब्रेक के बाद आएंगे, पैसे की तो बात कर लिए, कमेटी की क्या गेम है इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे पैसे की, कि कुछ लोग पैसा जमा करते हैं और अपने ऊपर खर्च नहीं करते, और कुछ लोग जो है पैसे को तरह तरह से जमा करते हैं, और पैसा जमा करने का एक तरीका कमेटी भी है। तो कमेटी डालना हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, और इसको डालने के बाद मसाइल कौन कौन से होते हैं, कमेटी कहाँ और किसके पास डाली जाए, ये बड़े अहम सवालात हैं। जबकि सारे अमल में किसी भी फरीक की जानिब से की जाने वाली बेईमानी का सदेबाव वो कैसे किया जा सकता है, किस तरह से कानूनी चारोजोई का सिलसिला शुरू हो सकता है, इन सब पहलुओं पर आज हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले अपने गेस्ट से आपको इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो हमारे हमें ज्वाइन किया है वक़ास अब्रेज़ खान ने, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया वक़ास साहब आपके वक्त का। और नाज़िया मलिक हैं जो कि घरेलू खातून है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और कमेटी पर ही बातचीत करेंगे। इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया माहिर नफ्सियात मशीयत ज़हरा कासमी ने। बहुत शुक्रिया मशीयत आपका भी। तो मशीयत, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे कर लेती हूँ। आखिर कमेटी जब डालते हैं लोग, उसे फ़ायदा कितना होता है, और क्या वाकई पैसे की बचत होती है? जी बिल्कुल, कमेटी डालने का रवाज ये तो नहीं पता कि हमारे बड़े सगीर में कब से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक फ़ायदेमंद तरीका समझा जाता है कि जी इसको इस्तेमाल किया जाता है सेविंग के लिए। हमें लगता है कि ये एक आसान तरीका है, और जो है इससे साइकोलॉजिकल टेंशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज आई हैव सीन सो मैनी पीपल के जो इन चीज़ों के ऊपर लड़ाई झगड़े का शिकार हो जाते हैं कि मैंने एक कमेटी दी थी, और जो कमेटी लेने वाली खातून होती हैं या मर्द होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं मैंने अपनी डायरी में लिखा है, मुझे याद है आपने नहीं दी। तो इन वजहों से ये होता है कि थोड़ा साइकोलॉजिकली स्ट्रेस का शिकार लोग रहते हैं, और एक दूसरे को सच्चा झूठा कहना, और क्योंकि इसके अंदर कोई, जहाँ तक मेरी एज़ पर माय नॉलेज, कोई भी ख़ास लिखत पढ़त नहीं होती, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, तो इस बेस के ऊपर मसाइल बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो जब हमसे कोई आकर पैसों का तकाजा करता है तो हमें लगता है कि शायद सेविंग अच्छी हो पाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर ख़ुद से हम सेविंग करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बाय द एंड ऑफ मंथ हम कहीं ना कहीं वो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन पता हो कि एक अलार्म है, कोई शख्स आएगा और आके कहेगा कि इतने पैसे दो और ये पैसे तुमने इतने टाइम तक मुझे देने हैं, तो साइकोलॉजिकली हमारा जो ब्रेन है इसको एक्सेप्टेंस ज़्यादा देता है, और हमें ये लगता है कि इस तरह करने से हम अच्छी पैसे
पैसे बचा सकेंगे। सही। नाजिया साहिबा, वैसे कमेटी डालते वक्त जब हमने देखा है बहुत से लोग हैं कमेटियाँ डालते हैं अपने पैसे की सेविंग करने के लिए, तो इस कमेटी को डालने में मसाइल कौन कौन से पेश आते हैं उन लोगों को? सबसे पहले तो मैं 92 चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और इस बहुत नाजुक से मसले पे गुफ्तगू करने का हम सबको मौका मिला। तो ये बात वाकई ठीक है, आप सब ने भी कह दिया, उन्होंने भी कह दिया, लेकिन अब मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो कमेटी डाल चुकी हूँ। सही, इत्तेफाक की बात बिल्कुल। और 1 साल पहले की बात है, बड़ी ईद से पहले। तो मैंने इस नीयत से कमेटी डाली कि जो कमेटी निकलेगी मैं उसका बकरा लूँगी। सही हो। अब मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गई, क्योंकि आजकल के दौर में आपको पता है पहले कमेटी डाल के बंदा मकान भी बनाता था, बेटी की शादी भी करता था, फिर बच्चों की फीस वगैरह भी चली जाती थी जो बड़े बच्चे होते हैं। तो लेकिन ये हुआ कि जब ईद बिल्कुल करीब आती गई और मैं उसको कहती गई, खाला जी मेरी कमेटी टाइम से दे देना, सही, मैं बकरा लेना जे, लेकिन खाला पुत्र दे देंगी। वेखते सही मैं बीमार होई पई हां, पहली कमेटी ते घर च लग गई है। अच्छा खाला जी घर च ते लग गई ते मेरा ते कोई कसूर नहीं ना, मैं ते पैसे दे रही हूँ। तो ऐसे तरह उन्हें कहा जी 2-3 नामे तो होर लब लै, एक नामा कहते हैं यानी कि कोई और नाम जो ऐड होना चाह रहा ऐड हो जाए, ठीक। तो वो मैंने अपने भाई को भी कह दिया, बड़े भाई को भी कह दिया, भाभी को भी कह दिया। अब इस तरह हमारी 4 कमेटियां हो गई। ठीक हो गया। अब हुआ ये कि सबकी कमेटियां 2-3 उसने निकाल के कमेटी बंद। अब हम दिए जा रहे हैं। वो कुछ पैसे इकट्ठे करती थी, जहाँ से कर्जा लिया हुआ तो उसको अदा कर देती थी। ठीक। और ये वो कर्जा था जो उसने लेकर अपने बेटे की शादी की थी। अच्छा। अब एक वक्त ऐसा आया कि ईद आ गई, ईद में 2 दिन रह गए, तो मैंने जगह का भी एक कमेटी तो तुम दे दो, क्योंकि ईद के फौरन बाद मेरे भाई की कमेटी की बारी है और मेरे भाई ने अपने बेटे की शादी करनी है। शादी ते ठीक है, हुण मैं बीमार पई हां मंजी ते मैं की करा, कमेटियां टुट गईयां ने, हुण मैं किसी को कर्जा लवांगी ते तुहाडी कमेटी देंगी ना। मैं कहती बहाने बिल्कुल। तो मैंने कहा मुझे ये बताएं कि वो जो बकरे वाला बंदा है वो तो मुझसे उधार नहीं करेगा। हाँ जी बिल्कुल। और मैं आपसे उधार नहीं करूंगी, मैं तो लड़ूंगी। तो फिर तू लड़ ले। तो कमेटी नहीं मिली फिर आपको? नहीं, मैं बकरा नहीं खरीद सकी आप? जो बंदा आके उससे लड़ा उसको कमेटी मिल गई। ठीक हो उससे गया। कहीं से भी उधार पैसे फिर आपने भी क्या लड़ाई की उनसे जाके? एक दफा कोई लड़ाई की मैंने कोई बड़ी ईद के बाद तकरीबन 4 महीने उससे लड़ाई की, हर महीने जाके कहती अब दे दो अब दे दो। लेकिन बड़ी ईद तक जब आपने बकरा लेने था तब आपको कमेटी नहीं मिली? बिल्कुल भी नहीं मिली ना। तब तो एक हौसला भी नहीं उसने दिया। कहती मैं शुगर की मरीज हूँ, अगर आप मुझे ज्यादा तंग करेंगी तो मैं टेंशन के साथ मर भी सकती हूँ। तो मेरे दिल में वाकई आ गया। वकास, वैसे आपने देख लिया नाज़िया साहिबा ने कितनी मुश्किल कमेटी डाली है जो उनको बकरा उनको मिल सका। लेकिन इस तरह के मसाइल जब लोगों को पेश आते हैं तो लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि लिखत पढ़त कुछ भी नहीं होता जब कमेटी डालते हैं हमारे माशरे में? जी थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय नैरेटिव ऑन दिस स्पेसिफिक इशू। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी कमेटियाँ डाली जाती हैं हमारी सोसाइटी के अंदर कोई इस तरह के नॉर्म्स या इस तरह के ट्रेंड्स या रुझान लोगों का नहीं मिलता कि हम कमेटी डालते वक्त कोई स्टाम्प पेपर लिखें या स्टैम्प पेपर के थ्रू हम अपनी जो बहाना होता ही नहीं है। फिर जब कल कलामी औरतें कर देती हैं और इसी वजह से फिर वो मारे भी जाते हैं लोग। बिल्कुल इसी तरह। और जब कल कला जब ये मामलात किसी के अंदर, इस मामलात के अंदर एलिमेंट फ्रॉड नज़र आता है, फॉर्जरी नज़र आती है, चीटिंग नज़र आती है, या जो पैसे आपने बतौर मानतन आप हर महीने के महीने आप या हर हफ्ते के हफ्ते कमेटी के तौर पे जमा करवाते हैं, जब वो मामलात वो बंदा प्रॉपर्टी या वो पैसे जो है अपने इस्तेमाल के लिए वो यूज़ कर लेता है, तो वो वहाँ पे हमारे जो पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 406 है उस हवाले से हमारे पास जो साइलीन आते हैं कि हमारे साथ जो चीटिंग की गई, हमारे साथ फ्रॉड किया गया या हमारे साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट किया गया, तो उस हवाले से जो अदालती कार्रवाई उनके खिलाफ की जाती है वो 406 के तहत की जाती है। और उसमें जो है जो शख्स फ्रॉड करता है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट करता है उसके लिए 7 सज़ा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी किसी शख्स के साथ फ्रॉड किया जाता है खासतौर पर कमेटी के हवाले से, अब हमारी सोसाइटी का ये ट्रेंड है कि अगर एक शख्स के साथ 1 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया या 80,000 का, तो वो ये भी सोचता है कि मैं अगर अदालतों की तरफ रजू करूंगा तो मुझे एक वकील की 40 से 50,000 फीस देनी पड़ेगी, मुझे क्लर्क्स की फीस देनी पड़ेगी।
मुझे पुलिस के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, मुझे उसमें अलग दूसरे पैसे एलिमेंट देने देखने पड़ेंगे। तो बेचारे उसके फिर ना- जहन में अज़हानो क़ुलूब में ये सवाल भी रक्स करता है कि जो मैंने 50,000 या 1 लाख रुपया मैंने वहाँ पे दे दिया और मेरे साथ फ्रॉड कमिट किया गया, मैं अदालतों की तरफ रुजू करूँगा तो हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो इतना स्पीडी, इतना क्विक और फटिशियस सिस्टम नहीं है, बिल्कुल इतना ऐसे ही। तेज़ नहीं है कि वो जो है ऐसे साइलेंट Speedy के साथ recovery हो जाए उसकी, ऐसा नहीं हुआ हो सकता। तो उनको मजीद वहाँ पे जो है वो वकला को फीसिस देते हैं, क्रेडिट्स की फीसिस देते हैं, फिर अदालतों की तरफ जाना पड़ता है और फिर डेली बेसिस पे हर दूसरे तीसरे दिन उनके दिमाग में चीज़ है कि हमें वहाँ पे पेश होना है। तो ये सारे एलिमेंट्स देखने के बाद वो एक वक्त आता है, दे गिव अप, दे अबैंडन देयर राइट्स, और वो जो भी उनके साथ फ्रॉड कमिट किया जाता है या चीटिंग की जाती है, वो एक वक्त आता है कि वो इस चीज़ का तयन कर लेते हैं कि अब हमने इसको फर्दर परस्यू नहीं करना। तो इस लिहाज से देखा जाए जब भी हम कमेटियाँ डालते हैं तो यहाँ पे हमारी जो हतून घरेलू हवादीन हैं उनको ये चाहिए कि ऐसे लोगों के यहाँ कमेटियाँ ना डाली जाए जो रेंटेड प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं, जो वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट नहीं है। और यही जो ज़्यादातर हमारे पास केसेस जो आते हैं, जो हमारे पास साइलिन आते हैं, जो कंप्लेनेंट्स आते हैं, वो यही हमसे आकर हमें ये बात बताते हैं, अपनी स्टोरी जो नरेट करते हैं कि हमारे यहाँ हमारे इलाके के अंदर या हमारी गली के अंदर कोई ऐसी हतून आई तो वो हतून जो है जाते जाते 10-15 लाख रुपए लेके चले भाग गए पैसे लेके। ठीक है मशीर, वैसे यहाँ पर होता है हमारी सोसाइटी में लोग जो हैं खास तौर पर खवातीन ही हैं जो कि ऐसे काम करती हैं कि जी कमेटी डाल हैं और अपने हस्बैंड को सरप्राइज देती हैं कि भाई ये देखें आप जो मुझे मंथली देते थे ना पैसे देते थे या पॉकेट मनी देते थे, उसमें से ये मेरी कमेटी निकली है। और कुछ कमेटियाँ क्योंकि अच्छी भी होती है तो वो सरप्राइज भी देती हैं। सही, बिल्कुल ऐसा ही है जी। जो है ये सरप्राइज का एलिमेंट तब ज़्यादा होलनाक हो जाता है, जैसे वकील साहब ने बात की कि जिस वक्त कोई ऐसी खातून, जो ये एक छोटा फ्रॉड है ना, ये भी एक ह्यूमन साइकी है, जब हम लोगों के साथ छोटा सा लेकिन बहुत ज़्यादा है पहुँचा रहे होते हैं सिर्फ अपना बेनिफिट देखते हुए। बिल्कुल, और हम बिल्कुल भी इस चीज़ से बालातर हो जाते हैं कि आया उस शख्स ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, वहाँ हम लोगों की इनोसेंस का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये एक साइकोलॉजिकल इन्फ्योरिटी और कोई डिसबैलेंस में है आपकी पर्सनालिटी के अंदर, आपकी अपब्रिंगिंग के अंदर जो रह गया है, उस वजह से आप ऐसे हो जाते हैं कि आप किसी को बेवजह नुकसान पहुँचाते हुए डरते नहीं हैं या आपको खौफ खुदा नहीं महसूस होता, और आप आए किसी भी एरिया में रहे और कमेटियाँ डालने का आपने सिस्टम शुरू किया और वहाँ लोगों से कलेक्ट की मनी और आपने फिर वहाँ से मूव आउट अप कर गए। और येस, अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम लोग हमेशा प्रोन्स एंड कॉन्स जब देखते हैं तो हमें यही लगता है कि वाकई अगर हम जुडिशरी के पास जाते हैं तो 1 लाख की हमारी कमेटी का नुकसान है, 1 लाख और लग जाना है और मिलना कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो हम सेटबैक हो जाते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा जो लोग फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ वो उठाते हैं। ठीक हो गया। चलें जी नाज़िर साहब आपके पास भी आती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा जो है ये देखने की ज़रूरत है। अच्छा ठीक ठीक, बिल्कुल वशीयत इनकी ज़रूरत है, इन चीज़ों की हमें समझने की ज़रूरत है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वकास साहब मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे नाज़िया साहिबा ने बताया जी ये मसाइल होते हैं, लेकिन जब लोग कमेटियाँ डाल देते हैं, फंस जाते हैं, कमेटियाँ लोग लेके भाग जाते हैं, तो फिर जो बेचारे फंस जाते हैं उन लोगों को क्या तरीक़ाकार अपनाना चाहिए, किस तरह वो कानून की मदद ले सकते हैं? देखिए सबसे पहले जब आप कमेटी डालते हैं वहाँ पे लिख पढ़त करना इंतहाई ज़रूरी है। जिस तरह ये नाज़िया साहिबा फरमा रही थी कि जब भी मैं कमेटी वहाँ पे उनको सबमिट करवाती हूँ, डिपॉजिट करवाती हूँ 1 महीने के बाद, तो वहाँ पे जाके ये रजिस्टर जो भी बनाते हैं ताकि कुछ ना कुछ एट दी लेटर ऑन जब ये अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो कोर्ट ऑफ लॉ में कोई कंक्रीट या कोई टेंजिबल एविडेंस पेश करें, क्योंकि अदालतें जब भी कोई भी मैटर या कोई भी काज या केस को डिसाइड करती हैं, दे हैव टू डिसाइड द केस इन द लाइट्स ऑफ गिवन एविडेंस। तो अगर कोई वहाँ पे लिखत पढ़त होगी, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा तो कल कला इनके काम आएगा। और इसके साथ साथ कमेटी के साथ एक बहुत क्लोजेस्ट एक टर्म है जो कि कमेटी की सेंस में इस्तेमाल की जाती है, वो भी समझना और समझाना आज के मॉर्निंग शो के तवज्जो से बड़ा ज़रूरी है, जो लॉटरी की सेंस में ली जाती है। लॉटरी भी मोहल्लों में लोग आते हैं खास टेरिटरी के अंदर, लॉटरी तो बाहर के मुल्कों में भी बहुत ज़्यादा। और इस बाहर के मुल्कों की आपने बात की, 4 अक्टूबर 2019 को एक बहुत बड़ा डिसीजन आया है और जो है फॉरेन कोर्ट्स ने 25 मिलियन पाउंड्स का जुर्माना किया है उन लोगों को कि स्पेशली एक बहुत बड़ा केस था एडवर्ड का, उस केस के अंदर एडवर्ड को 25 मिलियन पाउंड्स का जुर्माना किया गया अदालतों की तरफ से जिसने फ्रॉड किया था। और जो लॉटरी और कमेटी में थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि कमेटी में कहीं ना कहीं हमें सर्टेनिटी नज़र आती है, कहीं ना कहीं श्योरिटी नज़र आती है
कि कल को जब हमारी बारी आएगी तो हमें कमेटी मिलेगी, लेकिन लॉटरी के अंदर ये कंसेप्ट नज़र नहीं आता। लॉटरी के अंदर ये है कि आप 1000 2000 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और आप उनसे 1000 2000 या 10,000 ले लेते हैं और आप उनके साथ ये कोलो करार कर लेते हैं कि आपकी लॉटरी निकलेगी और लेटर ऑन आपको ये जो आपने 10,000 है ये 10 लाख में बदल जाएगा, 20 लाख में बदल जाएगा। इस मैटर को कमेटी और लॉटरी को 2014 में ये फेडरल शरीयत कोर्ट में ले जाया गया और वहाँ पे जाके हमारे जो फेडरल शरीयत कोर्ट के जस्टिस साहिबान हैं उनके सामने ये मैटर रखा गया है कि ये लॉटरी और कमेटी जो है ये दोनों इश्यूज की वजह से हमारी जो सोसाइटी है 2009 से लेकर 14 तक की रिपोर्ट को सबमिट किया गया और एनुअली करोड़ों में नुकसान पहुंचाया गया। हमारी सोसाइटी में वो लोग जो ग्रीव्ड पर्सन थे वो करोड़ों रुपए हर साल के साथ सालाना तौर पे वो लॉस बेयर करते थे। उस पे जो 294 सेक्शन है पाकिस्तान पिनल कोड का, उसकी क्लास बी के अंदर फिर इस चीज़ को एक लॉ बनाया गया फेडरल शरीयत कोर्ट की तरफ से और ये जो एक सेक्शन इंसर्ट किया गया कि जो शख्स कमेटी की जद में या लॉटरी की जद में किसी से फ्रॉड करेगा, कूपन देगा, टिकट देगा और कल कला वो कैश नहीं होता तो उसके खिलाफ 5 साल की सज़ा रख दी गई, नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दिया गया और ताकि इन लोगों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। और ये लोग शुक्र पे महार की तरह फिरते हैं और जिस तरह वो बात कर रही थी मैम, मैं भी उस बात पे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि लोग अदालतों की तरफ रुजू करते हैं और उनके अज़हानो क़ुलूब में ये हदशार ये गुमान ज़रूर होता है कि हमने वकला की फीस देंगे, हम वहाँ पे अदालती प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, हम वहाँ पे जाके प्रेशर में आ जाते हैं वो लोग इस तरह की चीज़ों से। साथ एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, सियालकोट से कॉलर मौजूद हैं। जी अरशद बोल रहा हूँ जी सियालकोट से। तो मैंने कमेटी डाली हुई थी, वो मेरे पास चेक भी है, मैंने पर्चा भी करवाया है। वो फैमिली ना कनाडा शिफ्ट हो गई है, अब मेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ? चलें जी, कनाडा ही शिफ्ट हो गए हैं जनाब, ठीक है अभी आपको बताते हैं क्या कर क्या सकते हैं। एक और कॉलर मौजूद है, आमिर। अस्सलाम वालेकुम आमिर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फैसलाबाद से हूँ। जी जी आमिर, मैंने बात करनी थी कि ये जो आजकल जो टॉपिक है कमेटी के हवाले से, ये हमारा मोहल्ला लेवल का कल्चर है। इस दिन ऐसी करती है कि एक मोहल्ले की औरत होती है, वो कमेटियाँ कलेक्ट करती है और बाद में उन पैसों को यूज कर लेती है और हमारी जो खवातीन है वो सिर्फ ट्रस्ट पे करती है ये सारा काम, तो इस वजह से ये फ्रॉड हो जाते हैं। ठीक हो गया। चलें जी मशीयत, वैसे ये धोखा देने का कौन सा तरीका है कि कमेटियां डाल ले जाएं और लोगों को वापस न किए जाए उनके पैसे? और ये भी बताइएगा वैसे कमेटियां डालने में लोगों को किस किस्म के लोगों को उसमें ऐड करना चाहिए कमेटियों में? मैं तो कहूँगी कि जी बैंक्स बने हुए हैं, कमेटियाँ डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। बिल्कुल भी अपनी मनी को लेकर आप ज़्यादा सिक्योर डिसीजन ले सकते हैं, वाइज डिसीजन ले सकते हैं। और आप बजाय इसके अगर आप ये सेविंग इस तरह से करें, आप कोई सेविंग बॉक्स ले लीजिए किसी और तरीके से, किसी अपने ट्रस्टवर्दी एक बंदे के पास हर महीने पैसे रखवा दें। लेकिन इस तरह से किसी को दे देना बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन की, तो साइकोलॉजिकली आप अपने लिए एक स्ट्रेस खरीदते हैं और हर वक्त एक कशमकश का शिकार रहते हैं। और वो पैसे लेकर जब आप इस्तेमाल कर लेते हैं, आई हैव सीन सो मैनी लेडीज़ के बाद में वो इस प्रेशर में होते हैं कि वो पैसे तो हमने यूज़ कर लिए और वो जो तकाजा करने वाली खातून है वो फिर टॉर्चर उनको कर रही होती हैं कि मेरे पैसे दो अभी जो है, और जब आपके पास नहीं है खुदा ना खास्ता तो वो बहुत ज़्यादा सवेयर लेवल पे चले जाते हैं और फिर लड़ाइयाँ झगड़े की तरफ वो चीज़ चली जाती है। आप अपने सेविंग अकाउंट्स बनाएं, आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा अभी जो है शाह साहब भी बात कर रहे थे कि हमें सेविंग के साथ साथ थोड़ा इन्वेस्टमेंट बिजनेस माइंड हमें बनना चाहिए। बिल्कुल जॉब ओरिएंटेड हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम अपनी कैपेसिटी के ऊपर कोई बिजनेस ऐसा कैसे कर सकते हैं जो हमें मंथली बेसिस के ऊपर कोई प्रॉफिट दे सके। जो भी आपको लगता है, जो भी हुनर आपके पास मौजूद है, अब आप जो है माइक्रो फाइनेंस करके कुछ भी अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर करें और ख़ुद अपने आप को एम्पावर करें, ना कि अपनी चीज़ किसी को देकर और एक टेंशन में रहना। और जो लोग फ्रॉड करते हैं जी, बिल्कुल उनकी पर्सनालिटी के अंदर फ्लॉज मौजूद होते हैं, अपब्रिंगिंग के अंदर। और देखें ये सब बात एहसास की है, जो सामने वाला शख्स है उसमें एहसास नहीं है, सामने वाला किसी परेशानी में अपने पैसे जमा करके आपको दे रहा है और आप उसको अगर लूट रहे हैं, और ये किसी भी लेवल पे होता है, ये सगे बहन भाई भी कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे जब आपके हाथ किसी का पैसा लग जाता है तो मोहल्लों में ही होता है, मोहल्ले में लोग औरतें ऐसे करती हैं। बिल्कुल नाज़िया साहब, मैं वैसे हमारी कॉलर ने भी बताया कि संगी फूफो ने आप हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि आप खुद भी कमेटी डाल चुकी हैं और एक्सपीरियंस हैं, तो व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी कमेटी के हवाले से?
डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए? डालनी चाहिए, वो भी एक अच्छी बात है कमेटी डालना। कमेटियां जमा करने वाली जो खातून होती है ना, उससे जरा बच के रहना चाहिए। एक तो ये कि वो कमेटी डाले, उसका अपना भी कोई रिसोर्स ऑफ इनकम हो कि उसको पैसे कहीं से आ रहे हैं, भले वो पहली कमेटी ले क्योंकि ये असूल होता है। बिल्कुल, जो बंदा कमेटी डालता है वो पहली खुद लेता है, अपने मफाद के लिए करता है। वैसे यहाँ पर ये बड़ा होता है कि भाई अगर हमने डाली कमेटी, अगर मैंने डाली है तो मैं 4-5 पहली कमेटियाँ खुद ही ले लूंगी, हाँ, फिर खुद को देना मुश्किल हो जाती है, ये भी होता है। नाज़िर भाई, खवातीन आपको सारी इस टाइम देख रही होंगी, वो जानना चाह रही होंगी, आप उन्हें कोई टिप्स दे दें, कोई 4-5 टिप्स दे दें उन्हें। 4-5 टिप्स तो यही है। एक तो ये कि कमेटी डालें तो ज़रूर डालें, और डालने के लिए खातून को अच्छी तरह से देख परख लें। मोहल्ले की हो, उसका मकान अपना हो, और एक स्टाम्प पेपर ज़रूर लें जिसके ऊपर लिखें कि ये कमेटी मैंने इस औरत के पास डाली है, ये इसका ID नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर भी ज़रूर लें। बिल्कुल सही। और शनाख्ती कार्ड नंबर भी लगाएं, और बाकी सबके बारे में भी पूछें कि कौन कौन और डाल रहा है, ठीक, ताकि पता हो कि कौन से मेंबर ने भागना है तो कौन से नहीं भागना। वैसे अभी भी मैंने एक छोटी कमेटी डाली हुई है, और इसमें भी इतनी मिस्टेक्स हो रही हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। वो हमने कोई तकरीबन मोहल्ले की 20 औरतें हैं, तो हमने 200 रुपया महीना की कमेटी डाली हुई है। वो हमारा कोई 6000 कभी 7000 हो जाता, हम उसका मिलाद करवा लेते हैं, क्योंकि मैंने ये मशवरा दिया था एक खातून को, वो बड़ी अच्छी है, नात पढ़ती है। चलो ये तो हो गई ना अच्छी कमेटी हो गई, और अच्छी नीयत से डाली तो अच्छी कमेटी। 200 देने के लिए भी लोगों के घरों में 2-2 3-3 दफा वो बेचारी जाती है, तब कहीं जाके 200 जाना पड़ता है। बिल्कुल, लोगों को ख्याल करना चाहिए तो ना डालें। बिल्कुल, अगर दे सकते हैं तो वो उन्हें इस तरह कर लेना चाहिए। और तनख्वाह वाले बंदे को कमेटी डालनी चाहिए, चले जी, जिसको पता होता है कि इतनी तनख्वाह नहीं है, मैंने इतनी कमेटी दे दी। बिल्कुल ऐसी है। वकास, अब जब लोग फंस जाते हैं बेचारे, तो हमारे व्यूवर्स को बता दें, अब वो क्योंकि देख रहे होंगे, क्योंकि रेमेडी भी तो होनी चाहिए, उनको स्टेप क्या लेना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए? बिल्कुल डेफिनेटली हमारे लॉ के अंदर ये दिया गया है, ये हमारा एक मैक्सिम भी है, UBJCB रेमेडी, वेयर देयर इज लॉ देयर इज रेमेडी। तो यहाँ पे भी डेफिनेटली रेमेडी तो अवेलेबल है, और रेमेडी के लिए सबसे पहले कानून भी है। मैंने आपको पहले इसका हवाला दिया, 294 है क्लास B जो हमारे पाकिस्तान पिनल कोड है, उसके अंदर 5 साल इसकी पनिशमेंट लिखी गई है। इस हवाले से जब आपके साथ इस तरह का कोई फ्रॉड कमिट किया जाता है तो आप 294B के तहत आप जा सकते हैं, थाने में FIR रजिस्टर करवा सकते हैं। फिर उसके बाद सेकेंडली जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अमानत में खयानत का जो कंसेप्ट है, 406 सेक्शन है पाकिस्तान पिनल कोड का, उसकी 7 साल पनिशमेंट है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, हीनियस ऑफेंस कंसीडर किया जाता है कि आप किसी के पैसे को, किसी की अमानत को अपने इस्तेमाल में ले आए, ये हीनियस ऑफेंस है। इसके तहत भी आप जो अदालतों में जा सकते हैं, कानून मौजूद है, लेकिन इसकी अवेयरनेस जो है सोसाइटी में, तो हम लोगों ने प्रोग्राम करने का मकसद ही था कि लोगों को अवेयरनेस हो। बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने हमारे व्यूवर्स की रहनुमाई की है, क्योंकि कमेटी डालनी चाहिए, नाज़िर साहिबा ने भी कहा, लेकिन एहतियात के साथ डालें, कानून मौजूद है, अगर फंस जाए तो उस कानून का भी सहारा लें। यहाँ पर लेने एक छोटा सा ब्रेक, और लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि आपको एक बड़ी आज खूबसूरत शख्सियत से मिलवाएंगे, तो आपका इंतज़ार ख़त्म होगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आज टेलीविज़न की अहमियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। टेलीविज़न ने हमारी ज़िंदगियों पर क्या असरात डाले हैं, कैसे हमारी ज़िंदगी को तब्दील किया है, हमारे पाकिस्तान में रहने वालों के मसाइल से लेकर उनके टैलेंट तक सब तलाश किया है। हमारे माशरे की ट्रेनिंग और तामीर में शानदार किरदार भी अदा किया है। इसी सारे अहम मौजू पर आज हम बात करेंगे, और सरप्राइज़ ख़त्म होने वाला है। ऐसी शख्सियत हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है जनाब, लेजेंड अदाकार हैं कवी खान साहब, जिन्होंने हमें लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया कवी खान साहब आपके वक्त का। इनके साथ साथ सीनियर अदाकार राशिद महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया लाहौर स्टूडियो में। तो आज गुफ्तगू बड़े मज़े की होने वाली है। बहुत शुक्रिया राशिद साहब आपका भी। कभी साहब, पहले तो मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी, क्योंकि टेलीविज़न में के देखा जाए, अगर इंडस्ट्री में देखा जाए तो आपका बड़ा नाम है। तो इस पूरे करियर में कोई शानदार वाक़या, कोई शानदार याद हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। भाई, ये जो नाम की बात आपने की है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि टेलीविज़न ने नाम दिया। बिल्कुल। और टेलीविज़न का पहला एक्टर होने का एजाज़ भी हासिल हुआ, उस हवाले से एक तारीख सी बन गई हल्की सी। और ये शुरू से लेकर अब तक चूँकि नॉन स्टॉप वर्क का है, मेरा भी राशिद का भी, तो हम लोगों ने और कुछ किया ही नहीं सिवाय टेलीविज़न के। और जो कुछ हासिल किया और जो कुछ दिया वो यहीं से। तो इसलिए हमारी जो ज़िंदगी के शब व रोज़ जितने भी गुजरे हैं, और उसमें जहन में एक ही चीज़ थी कि हमने काम जो करना है, ये शो भी इसका करना है। और अल्लाह ताला ने हमें चांस ऐसा दे दिया
कि आज 55 साल हो गए हैं सिर्फ टेलीविज़न में काम करते हुए, और इस हवाले से थिएटर और स्टेज और ये कुल मिला के तकरीबन सदी सी लग रहा है गुजर गई जैसे। तो जो हमने चाहा था वो पाया हमने, और अल्लाह ने बड़ा करम किया। कोई खूबसूरत याद? खूबसूरत याद वैसे तो बहुत सी होंगी, लेकिन कोई एक खूबसूरत याद? खूबसूरत याद तो वो चिमट के रह गई है अभी तक है माशाल्लाह। वो बीवी है हमारी, और क्या जबरदस्त। तो वो इससे ज्यादा याद क्या हो सकती है। चले जी, ये सबसे हसीन याद है, गुजरना होता है ये वैसे हम ये सबकी जिंदगी में बिल्कुल कहीं 50 साल पहले हो गया, कहीं लेकिन बाहर जाके जब ऑन एयर हो आप और किसी से बात कर रहे हो तो हमेशा बहुत तारीफ करनी चाहिए। ऐसे ही करके घर में सुन रही होती है। वैसे ये भी हम आपसे पूछेंगे कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी में आई हैं वो, लेकिन राशिद साहब आप, क्योंकि आपका भी बड़ा नाम है, तो आपकी कोई यादगार इसी तरह की खूबसूरत है? देखो बेटी, पाकिस्तान टेलीविज़न जो है ये मेरे सामने पैदा हुआ। मैं उस वक्त रेडियो पाकिस्तान लाहौर में हुआ करता था, और मेरे मुल्क में जो पहला टीवी स्टेशन है वो लाहौर रेडियो स्टेशन के अंदर बना था। फिर उसके बाद बढ़ता चला गया। मैं बहुत बाद में टेलीविज़न पे आया, लेकिन मेरे ये बड़े बैठे हुए खास साहब पहले दिन से इनकी मोहब्बत, शफकत, दोस्तियाँ, और फिर मैं अपने बड़ों को सुनता रहा। ठीक है, सारी ज़िंदगी इनकी ब्लेसिंग रही मेरे साथ सारे के साथ। तो रेडियो ने मुझे लफ्ज़ों का हुनर, लफ्ज़ों की हुर्मत से आशना कर दिया हुआ था। बकिया जो और था वो मुझे जो आज भी नहीं आता। मैं खास साहब इधर मेरे जो चंद प्यारे मेरे बड़े जो है जिनको मैंने ज़िंदगी में फॉलो किया, मैं आज भी उनको रात के 2:30 बजे फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। खास साहब की एक बार मुझे रात के 3 बजे एक दाद में हैरान हो गया कि खास साहब खैर तो मेरा कोई ड्रामा दे। तो जहाँ मुझे इस तरह की मेरे यही जो ख़ास और वो वाक़यात ये वो है जो मुझे ज़िंदगी में, वो मैंने अपने बड़ों को सुना, इनको देखा, और फिर एक सफ़र चलते चलते अल्लाह मियाँ ने एक भरम जो है बना दिए, चल रहे हैं जब तक हयात है, इंशाल्लाह चलते रहेंगे। खान साहब, टेलीविज़न की अगर बात की जाए तो उसने हमारी ज़िंदगियों पर किस तरह से असर डाला है? बड़ा असर डाला है हमारी ज़िंदगियों पर, बल्कि आप चाहें तो जितनी भी पॉजिटिव चीज़, डिपेंड करता है आपके जहन पर कि क्या आप ज़िंदगी में आपका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स लाइफ, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और अगर कितना पॉजिटिव है और नेगेटिव कितना है तो उसमें आपको ज़रा बैलेंस रखना पड़ता है। मतलब ऐसा ही है कि दीन और दुनिया आप साथ ले लेकर चलें और बचते रहें चीज़ों से। आपके दीन में क्या है, आप दुनिया में क्या है, ये फिर टीवी जो है इसके थ्रू सारा शऊर मिल जाता है आपको। उन लोगों को भी जो घर से बाहर नहीं निकल सकते या घर से बाहर नहीं जाते, घर में रहते हैं, और अब तो और भी आसान हो गया है। बिल्कुल, आप देखिए ना, जो चैनल जो चाहें आप, जिस पर चाहें, जो प्रोग्राम चाहें पसंद के वो देख सकते हैं, और सारी दुनिया का इल्म जो है वो आपको इसके थ्रू हासिल हो जाता है। सिवाय इसके कि हम लोगों में थोड़ी सी वो मोहब्बत शोहब्बत ये हो, जैसे अभी आपने बात की थी कि भाई ये भी पूछेंगे कि आपको शादी कैसे हो गई और मोहब्बत कैसी, तो ये सारी चीज़ें हो जाया करती हैं। उस ज़माने में तो हमें 50-60 साल पहले ये भी नहीं पता था कि मोहब्बत क्या होती, वो हो जाती हो गई। वरना पहले से थोड़ी देखा था कि लड़की क्या थी और क्या, पहले तो यही होता ना, बिल्कुल ऐसे कि भाई वो इनका या कबूल हो गया। अब देखो माशाल्लाह कुछ फैसले रब्बी भी तो होने होते हैं। अब वो शादी हमारी बन गई, और जिसे कहते हैं जीवन साथी बन गई। अब नाना दादा पोते वाले हो गए। अब वो गुरकी हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हो रहा है घुटनों का, वो भी हो गया माशाल्लाह। और क्या वहाँ के डॉक्टर लोग हैं, और डॉक्टर आमिर बहुत अच्छा हॉस्पिटल है सर, बहुत अच्छा, सब के हम बहुत मशहूर हैं। अब वो वहाँ हैं, उनको कल जाके हम ले आएंगे माशाल्लाह। तो ये एक बच्चे कहीं चले गए, क्योंकि हम मियाँ बीवी अब अकेले रह गए, जो होता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको लेना चाहिए कि ये लाइफ है, ये ज़िंदगी है, इसमें आप अपने ख़ानदान की, बच्चों की, बच्चों के बच्चों की आप तरबियत में कितना हिस्सा अपना डालना है। बिल्कुल ऐसे।
राशिद साहब, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न की अगर बात की जाए, बड़े बड़े नाम हैं, तो कुछ नाम जो बड़े ही खूबसूरत नाम हैं जिनकी यादें हम भी आज ताज़ा कर रहे हैं और नाजरीन भी हमारे सुनना चाहते हैं, तो कोई नाम बता दें ऐसे। देखिए, टेलीविज़न पे वो सारे वही अहबाब आए जो जिनका ताल्लुक उस दौर में रेडियो से बिल्कुल पॉजिटिवली रहा हुआ। तारिक अजीज़ साहब रेडियो पाकिस्तान लाहौर में रहे, कंवल नसीर, उनकी अम्मा एक सब कॉन्टिनेंट की लेजेंड ब्रॉडकास्टर थी मोनी हमीद आपा। फिर और बेशुमार जो हैं जिन्होंने बड़ा, खान साहब पेशावर रेडियो, आबिद कोयटा रेडियो, फिरदौस जमाल पेशावर, फिर तो ये सारे के सारे ये सारे बड़े नाम हैं टेलीविजन। इन लोगों में जो एक खूबी वाली बात थी ना, इस सब कॉन्टिनेंट में, मेरे मुल्क में ड्रामा जो है वो हमने सिखाया है, पड़ोस वालों को भी। बिल्कुल ऐसे, ये बड़ी हमने खूबसूरत सिखाया बात कर दी है राशिद साहब। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जो कि कभी साहब के साथ बात करना चाहते हैं, तो जी कभी साहब से बात करें आप। जी ज़रूर ज़रूर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। साहब कैसे मिजाज है? जी अल्लाह का बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। टेलीविजन के हवाले से ये जो इतने सारे नाम अभी राशिद भाई ने गिनवाए हैं, जी तो आप तो हमारे लेजेंड हैं इस वक्त टेलीविजन के हवाले से। एक नाम है वो है मोहम्मद कबीर खान, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो आज सब ये कौन बात करे, ये बात कौन करे? यही मैं ये कुछ शनासा आवाज है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम बुढ़े हो गए हुए ना, तो थोड़ा सा कैलकुलेट करते हुए वक्त लगता है। अब ये आवाज तो कोई अपनी ही है। अब हमारे कानों में आवाज जरा छन छन के आती है, कुछ से कुछ हो जाता है। जी जी बात करें कभी साहब से आप। जी जी। राशिद भाई को भी मेरा सलाम बहुत बहुत। तो सिमें हमारी वही हैं, बस सिग्नल जरा वीक हो जाते हैं कभी। वही सही। राशिद भाई नहीं पहचान रहे मुझे आप यार? खान साहब, हाँ ये बहुत करीबी है। हाँ, और ये राज भी जानते होंगे हमारे सारे। हाँ, इनको कोई सर मैं बहुत सारे राज जानता हूँ। कोई और बात करें, वो कह रहे हैं कह रहे कोई और बात करें, हम आपकी आवाज पहचानने की भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल ऐसी है, हार्ड डिस्क में यूं हो रही है। मैंने कोई आवाज नहीं बनाई थी खान साहब, मैं आपका बच्चा हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और जब आपको देखता हूँ तो मेरे अंदर एक एनर्जी आ जाती है। राशिद भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त है, हमेशा मेरे जब हमने टूर किया तो मेरे साथ रहे हैं, हमेशा हम रूममेट रहे हैं काफी। तुम्हारा भला पहचान लिया आपने? आप अच्छा इनकी नहीं तो हम बता दें फिर आपको। नहीं मैं खुद बताता हूँ, मैं आपका खादिम, मैं दोस्त आपका। ओ जी आपके सामने आ गए हैं शब्बीर जान साहब। शब्बीर, I love you, मैं सोच रहा हूँ इतना अच्छा। शबीर, तू तो अभी माशाल्लाह लड़का है, मैं सचमुच बुढ़ा हो गया हूँ। बिल्कुल कानों में हार्ड डिस्क में यू हो रहा है यार को अपना। आई लव यू। मैं आपसे कह भी रहा हूँ, बड़े सीनियर अदाकार हैं शब्बीर जान साहब। इतनी टोन्स हैं इनके पास। बिल्कुल बिल्कुल। हम सोच रहे थे ये कौन सी पकड़ेगा, अभी पकड़ने वाले थे। अभी पकड़ने वाले थे, हमने खुद ही बता दिया कि जी कौन। बहुत उम्दा सीजन्ड आर्टिस्ट, और इस कदर अपनी जमीन से जुड़ा हुआ, जब स्क्रीन पर आता है तो छा जाता है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई माशाल्लाह। और खास साहब दोस्त भी ऐसा कमिटेड है, सचमुच का जो आपका दोस्त होता है ना, ये वो है। शब्बीर जान साहब आप क्या बोलेंगे, आपके दोस्त यहाँ बैठे हैं, आपके साथी यहाँ बैठे हैं। सिम जो है ना, सिम कलेजे में तेरे नाम की इंशाल्लाह जब तक हयाती है एक्टिव है। हाँ, सिग्नल ड्रॉप है आपके और मेरे बिटवीन, वो आप भी मसरूफ होते हम भी भाग। शब्बीर जान साहब आज टीवी का आलमी दिन है, क्या बोलेंगे आप? मैं ये यस करूंगा कि ये मेरे जो दोस्त बैठे हैं ना, ये मेरी आंखों की ठंडक है सर। आई लव यू। और ये इस टेलीविजन के एक वो नाम है जो आज टेलीविजन अगर है थोड़ा बहुत कायम, जिस तरह से भी, वो यही लोग हैं। मोहम्मद कबीर खान साहब, अल्लाह इन्हें जिंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरे दोस्त राशिद भाई बैठे हैं, इनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, बड़ा इन्होंने वेरिएशन के साथ काम किया हुआ है।
खान साहब की मिसाल, अब मुझे कह रहे हैं कि मैं आवाज, मैं यहाँ आवाज बनाऊंगा खान साहब, मेरी जरूरत बस मेरी परवरदिगार को खुश रखे, सेहत। शब्बीर साहब, कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा खान साहब के साथ आपका हो। मैंने खान साहब के साथ एक सीरियल किया था लाहौर में, तो कर्ब नाम है, खान साहब को याद होगा। तो वो मेरा इतना मज़ेदार हमारा एक थी कि वो बेटा आता है सुबह बाप से मिलने के लिए रोज़, और वो कुछ बातें सुन के चला जाता है। तो वो जो हमने काम किया था ना, वो कभी भूलता नहीं, इतना मज़े का काम था वो। तो ये खान साहब को भी बिल्कुल याद होगा इसका। और शब्बीर जान की मेरे ख्याल वहीं से शब्बीर जान एकदम मेरा ख्याल ब्लास्ट हुआ, जो उसमें आपने काम किया था, और वो हीरोशिप जो थी शब्बीर जान की, शब्बीर जान हो गया था। पारस को छू लिया था मैंने उस सीरियल में, मैंने पारस छू लिया था सर। जी। सही, बहुत शुक्रिया शब्बीर जान साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है कुछ कह रहे हैं शब्बीर जान साहब। मैं ये आज कह रहा था कि उस सीरियल में मैंने पारस छू लिया था ना। जी, ये हो गया था बस। कवि साहब के साथ काम किया था, तो बस ये राशिद भाई के साथ भी बहुत काम किया माशाल्लाह, इनके साथ भी हमने बड़ा टाइम गुजारा। हमारा वैसे बड़ा टाइम गुजरा है ज्यादा, तो हम घूमने फिरने में, गपशप में माशाल्लाह। हम अब्रॉड जब भी हमने 2 मुल्कों में बहुत बरस पहले इंग्लैंड में भी किया एक प्रोजेक्ट, थाईलैंड में, तो रूममेट हम यानी पूछ लेते थे कौन है, उस तो आंखें बंद करके शबीर को पता लगा मैं हूँ, ओके मुझे पता लगा वो है। तो बड़ी जबरदस्त शबीर और मैं हम बड़ी पक्की सहेलियां हैं। पक्की सहेलियां, वाह भाई। ड्यू टू मसरूफियत तो जरा हमारी मुलाकात कम है, लेकिन पक्की वाली सहेली जो है ना वो है आपकी। चलें जी, बहुत शुक्रिया शबीर जान साहब आपके वक्त का। कवि साहब, अगर बात की जाए पहले के ड्रामों की और अब के ड्रामों की, तो क्या फ़र्क है उसमें? क्योंकि पहले जो ड्रामाज थे वो बड़े, उनमें सादगी थी, और अब के ड्रामाज हैं उनका आप एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कीजिए। ये तो एक सवाल हो गया है, ये एक सवाल हो गया है। जैसे हर फैमिली में अब्बा होते हैं, फिर एक दादा होते हैं, तो वो जो पोता होता है वो पूछता है कि अब्बा आपके ज़माने में क्या होता है, और अब्बा कहते हैं अब तुम्हारे दादा के ज़माने में ये होता था, ये फ़र्क था। वो हकीकत में ज़माना तो वो ही रहता है, बस वो वाक़यात और मिजाज और ये चीज़ें बदलती जाती हैं। तो हर 10-12 साल के बाद जो कौम का मिजाज हो जाता है उस तरह लिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये शोबिज़ है, इसमें आप देखते होंगे कि हर 5-7 साल के बाद कुछ ना कुछ चेंज आता जाता है। तो ये कहना कि उस ज़माने में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं है, ये मैं कभी इस पर बिलीव नहीं करता हूँ। ज़माने सब अच्छे हैं। खान साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं थोड़ा सा आप ही की बात को इस असल में हमारे मुल्क में जब डोमिनेट किया हमारे ड्रामे ने दुनिया भर, उसकी सबसे बेसिक वजह जो मैं समझता हूँ, हमारा ड्रामा हमारे रूट्स, हमारे कल्चर, हमारी रेतल, हमारी अख्तार और हमारी ज़मीन की साइकी से रिलेटेड था। दुनिया में वो जब यूँ है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे खान साहब ने कहा, अब बाज़ दफ़ा खान साहब बाज़ लोग कहते थे कि जी आपका दौर जो था वो ड्रैग, अरे ड्रैग नहीं था भाई, उस वक्त ग्लोबल जो मोमेंटम था वो इसी तरह का था। जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, मोमेंटम फास्ट से फास्ट होते चले गए, ये हुआ। तो इसमें लेकिन आज भी हमारा कोटेशन जो है वो हमारा वही ड्रामा है, उसी ने हमारी शनाख्त सारी, कितने सारे चैनल आ गए हैं रोज, उसमें हम भी होते हैं, सारा कुछ करते हैं। असल में कुछ लोग कुछ चीज़ों से पहचाने जाते हैं, बिल्कुल। और जैसे मोहब्बत कोई सबसे करता है, कोई किसी से करता है, कोई एक आद अपनी होती है, अपनी होती है, वो फिर आगे शाखें निकल। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हवाले से सारा कुछ पहचाना जाता है कि भाई ये हमारी तारीख है। कभी खान साहब आपसे बात करने का तो बड़ा दिल कर रहा है कि अभी बड़ा एक तवील वक्त हो और हम आपसे बात करते रहें, क्योंकि व्यूवर्स से हमने आज कहा था कि जी माजी की यादें उन्हें ताज़ा करवाएंगे, तो कोई मैसेज दे दें आज, क्योंकि टेलीविज़न का आलमी दिन भी है। बस टेलीविज़न चूँकि हर घर में है, बिल्कुल, और सब देखते हैं, इसलिए सब मिल बैठ के देखें। और टेलीविज़न
में जितने भी प्रोग्राम हैं वो आपके जहन में होने चाहिए कि किस वक्त कौन सा प्रोग्राम और किस वक्त क्या देखना है। सबसे बड़ी बात ये, तो सिर्फ देखने वाला अगर ये ख्याल रखेगा कि हमें अपने घर में क्या देखना है, क्या दिखाना है, तो जो घर से बाहर पे कदम बच्चा रखेगा या बड़ा रखेगा तो उसमें एक शऊर, एक पॉजिटिविटी, एक उसका इजाफा होगा। तो टेलीविज़न को इस तरह इस्तेमाल कीजिए और टेलीविज़न ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ बन चुका है। बिल्कुल जी। राशिद, अब 20 सेकंड्स रह गए हमारे प्रोग्राम के खत्म होने को। मैं अपने सब इस वक्त देखने और सुनने वालों से गुजारिश करूंगा, हमारी शनाख्त, हमारा रूट्स, हमारी ज़मीन, हमारा कल्चर, हमारी रहतल, हमारी अक़दार और हमारा पाकिस्तान है, अपने रूट से रिलेटेड रहिए। अपनी खुशियाँ, अपने गम सारे इस ज़मीन पे रखिए। बड़ा मजा आता है। चलें जी, बहुत मजा आएगा। यकीनन आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना पता ही नहीं चला। बिल्कुल, वक्त का हमें भी नहीं पता लगा और यकीनन हमारे देखने वालों को भी वक्त का पता नहीं चला होगा और माजी की यादें ताज़ा हो गई होंगी। लेकिन प्रोग्राम का वक्त हुआ है ख़त्म। हमें दी इजाज़त, कल फिर मुलाकात करेंगे।